हिंदी संक्रांति मंच द्वारा आयोजित की जा रही लाइव कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए जो उनका निर्धारित पाठ्यक्रम है मार्च 2021 की परीक्षा के अनुसार, तो उसके अनुसार हम उनका पाठ्यक्रम पूरा करवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए हम आप सभी विद्यार्थियों का जो इस कक्षा में शामिल हो रहे हैं और उन सभी अध्यापक साथियों का हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जो विद्यार्थियों तक ये सूचना प्रस्तावित कर रहे हैं ताकि उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो इसी कड़ी में आज हम शुरू कर रहे हैं। जो आज का उपविषय है कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम में संकलित पाठ स्पीति में बारिश, जिसके रचनाकार हैं कृष्णनाथ। और ये जो पाठ है ये वस्तुतः एक यात्रा वृत्तांत है। जैसा कि आपने पिछले 9वीं कक्षा में आपने पढ़ा होगा ल्हासा की ओर, जिस प्रकार वो राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत था, अगर आपको याद हो तो उसमें आपने ल्हासा क्षेत्र के बारे में, वहाँ की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और उसी कड़ी में अब हम कक्षा 11वीं के अंदर जो पढ़ रहे हैं वो स्पीति क्षेत्र, लाहौल स्पीति जो हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, उसकी जो भौगोलिक स्थितियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः उनका स्वागत करते हैं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, और जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन का जो साइन है, उसको ऑन अवश्य कर लें, ताकि जो भी कक्षाएं हमारे इस मंच के माध्यम से आप लोगों के लिए आयोजित की जाती हैं उसकी सूचना आपको समय पर मिलती रहे और आप अपने समय अनुसार उसके साथ जुड़ सकें और आप लाभान्वित हो सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पाठ। तो आज का जो पाठ है वो है स्पीति में बारिश, जिसके रचनाकार हैं कृष्णनाथ। और ये जो रचना है, ये जो पाठ है, ये एक यात्रा वृत्तांत है। और इसमें जो स्पीति क्षेत्र है, यानी हिमालय के मध्य में स्थित जो स्पीति क्षेत्र है, हिमाचल का एक जिला है, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र का इसमें लेखक ने वर्णन किया है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु और भूगोल का वर्णन किया है। जो कृष्णनाथ हैं वो वास्तव में जो थे वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था वाराणसी में 1934 में। और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए किया था, और उसके पश्चात वहीं पर वो इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के ही प्रोफेसर हो गए थे। और कुछ सालों तक इन्होंने एक इंग्लिश मैगजीन थी मैनकाइंड, उसका संपादन भी किया। और उसके पश्चात ये हिंदी साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडलों में जो है कई वर्षों तक उसमें काम करते रहे। और इनका जो झुकाव था, जो इनके साहित्य का, वो समाजवादी आंदोलन की ओर था। इन्होंने राम मनोहर लोहिया तथा जयप्रकाश नारायण के साथ विभिन्न आंदोलनों में भाग भी लिया, और इन्होंने बौद्ध दर्शन का विशेष अध्ययन किया और इन्हें लोहिया पुरस्कार से सम्मानित भी किया। और ये जो इनकी रचना है ये एक प्रमुख रचना है। और एक विशेष बात कृष्णनाथ जी के बारे में हम आपको बताएं कि ये प्रोफेसर इकोनॉमिक्स के थे, लेकिन हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं के प्रकांड पंडित भी थे, यानी कि दोनों भाषाओं पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था। तो अब हम इस यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत जो इन्होंने वर्णन किया है, जैसा आपने देख पा रहे हैं स्लाइड के ऊपर, स्पीति का जो है क्षेत्र, वहाँ की जो जनसंख्या है, वहाँ की जो ऋतुएं हैं, वहाँ की जो फसल है, जलवायु है, भूगोल है, उसका वर्णन किया है। ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो उन्होंने दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है, कि अगर पर्यटन का झुकाव लाहौल स्पीति की ओर हो जाए तो वहाँ के जो लोगों का रहन सहन है उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। बूंदों भरा यानी कि बरसात का सूचक बन सकता है। और लेखक बताता है कि हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है स्पीति, यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का जिला है लाहौल स्पीति, उसकी एक तहसील है स्पीति। और ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में इसका नाम कम ही रहा है। अगर हम भारत के इतिहास में इस नाम को ढूंढने की कोशिश करें, खोजने का प्रयास करें, तो हमें इस नाम का जो चर्चा है वो
बहुत कम इसकी देखने को मिलेगी चर्चा। और आजकल संचार के आधुनिक साधनों में वायरलेस के जरिए ही जो केलग व काजा के बीच संबंध स्थापित किया जा सकता है। जो यहाँ का सड़क मार्ग है या रेल मार्ग तो वहाँ पर है ही नहीं, जो सड़क मार्ग है वो भी अवरुद्ध रहता है, क्योंकि यहाँ का जो मौसम है वो लगभग 8-9 महीने यहाँ पे बर्फ जमी रहती है, जो मुख्य क्षेत्र से कट जाता है। तो आज जो तकनीक के आधुनिकीकरण से, उनकी खोज के कारण ये संभव हो पाया है कि वायरलेस के माध्यम से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर संपर्क किया जा सकता है। लेकिन अगर संचार के साधनों की जो साधनों की व्यवस्था के अनुसार हम देखें, चाहे वो सड़क मार्ग है, चाहे वो रेल व्यवस्था है या वायु मार्ग की अगर हम बात करें, तो वो कमतर क्या है, कम देखा जाता है, क्योंकि यहाँ का भौगोलिक जो व्यवस्थाएं हैं वो इतनी फेवरेबल, इतनी ज़्यादा जो है वो अच्छी नहीं है जो वहाँ पे इनके साथ संपर्क स्थापित किया हुआ रह सके। तो केलक के बादशाह को हमेशा अवज्ञा या बगावत का डर रहता है। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त रहा है। स्वायत्त का मतलब है जो ऑटोनमस बॉडी, जिसका स्वयं के जो वहाँ के राजा का ही नियंत्रण जिसके ऊपर रहा हो, चाहे कोई भी राजा हो। इसका कारण यहाँ का भूगोल है, यानी कि भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं, भूगोल ही इसकी रक्षा तथा संहार करता है। रक्षा भी इसकी भूगोल कर रहा है, जो यहाँ की भौगोलिक व्यवस्थाएं हैं वो इसकी रक्षा कर रही हैं, और वही उसका संहार भी कर रहा है, विनाश भी कर रहा है। पहले राजा का हरकारा आता था, हरकारा कहते हैं मैसेंजर को, जो संदेश लेकर आए। पहले राजा का हरकारा आता था तो उसके आने तक अल्प वसंत बीत जाता था। अल्प मतलब थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे दो ही ऋतुएं हैं, सर्दी ऋतु है या वसंत की ऋतु है। 2-3 महीने के लिए यहाँ पे वसंत ऋतु रहती है, जब थोड़ा सा जो सूर्य दर्शन होते हैं, जो यहाँ पे धूप निकलती है, वसंत की ऋतु आती है। बाकी 8-9 महीने यहाँ पे सर्दी का ही मौसम रहता है। तो जब राजा का कोई संदेश लेकर आता था तो उस समय तक आधा वसंत बीत जाता था। जोरावर सिंह हमले के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए थे। तो वहाँ पे जो आक्रांता के रूप में कौन कुप्रसिद्ध रहा है, तो वो रहा है जोरावर सिंह। उसने यहाँ के घरों और विहारों को बहुत लूटा था। विहार यानी कि जहाँ पे बौद्ध मठ थे, वहाँ उनको बहुत लूटा था। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से कम है। अब अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है वो 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 1 किलोमीटर के क्षेत्र में, वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में केवल 4 व्यक्ति ही देखने को मिलते हैं। तो यहाँ का जो भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। और लेखक इस बात पे हैरानी व्यक्त करता है कि मुझे ऐसा लगता है, ऐसा अनुभव हो रहा है कि जिस प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियां मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, तो 4 आदमी भी यहाँ पर क्यों रहते हैं? क्या वो कहीं और जाकर शिफ्ट नहीं हो सकते, मैदानी इलाकों में नहीं रह सकते? लेकिन बहरहाल कि उनका अपने जो कह सकते हैं कि क्षेत्र के साथ प्रेम होता है, तो वो वहीं पर रह रहे हैं। तो यहाँ पर जो 1901 में यहाँ 3231 लोग थे, और यहाँ 34,000 लोग हैं। लाहौल स्पीति का क्षेत्रफल है ये 12,210 वर्ग किलोमीटर। यहाँ जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर बहुत कम है, यानी कि 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास है। भारत को यहाँ का प्रशासन ब्रिटिश राज से मिला। अंग्रेजों ने 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह से यहाँ का प्रशासन लिया था। जो कश्मीर का राजा था गुलाब सिंह, उससे जो है लाहौल स्पीति का क्षेत्र अंग्रेज़ों ने लिया था, और अंग्रेज जाते समय किसको दे के गए? भारत को देकर गए, ताकि वे पश्चिम तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में जा सकें। अब उन्होंने इस क्षेत्र को क्यों चुना था? क्योंकि वो पश्चिमी तिब्बत का जो ऊन वाला क्षेत्र है वहाँ तक अपनी पहुँच बनाना चाहते थे। लद्दाख मंडल के समय यहाँ का शासन स्थानीय राजा, जो उनका स्थानीय राजा था उसका नाम था नोनी, जिसको कहा जाता है स्थानीय राजा को, उसके द्वारा चलाया जाता था। तो ये प्रश्न भी कई बार आया है कि लद्दाख मंडल के समय जो लाहौल स्पीति का जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है? तो वो नोनी के द्वारा चलाया जाता है। अंग्रेज काल में कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से नोनी काम करता था। स्थानीय लोग इसे अपना राजा मानते थे। 1873 ईस्वी में स्पीति रेगुलेशन एक्ट के तहत लाहौल व स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। यहाँ पर अन्य कानून लागू नहीं होते थे। यहाँ के नोनों को मालगुजारी इकट्ठा करने तथा छोटे छोटे फौजदारी मुकदमों पर फैसला लेने का
अधिकार दिया गया। जो यहाँ का स्थानीय राजा जिसको कहा जाता था, तो वो मालगुजारी इकट्ठा करता था और उसके बाद वो मालगुजारी में से जो उसका शेयर बनता था, जो उसका हिस्सा बनता था, उसको रखने के बाद बाकी अंग्रेजी शासन के पास जमा करवाया जाता था। और छोटे मोटे जो फौजदारी मुकदमे हैं, जिसको हम सिविलियन मुकदमे कहते हैं, उन मुकदमों के फैसले भी कौन करता था? वहाँ का लोकल राजा करता था। उससे ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेजता था। 1960 में इस क्षेत्र की पंजाब राज्य में और 1966 में हिमाचल प्रदेश बनने के बाद राज्य के उत्तरी छोर का जिला बनाया गया। यानी कि 1960 में इसे पंजाब राज्य का क्षेत्र बनाया गया। उस समय पंजाब क्या था? वो वृत्त पंजाब था, यानी कि भारत के अंदर, जिसमें हिमाचल, पंजाब जो वर्तमान पंजाब है, और हरियाणा, ये सभी सम्मिलित थे। और 1966 के बाद जब पंजाब का विभाजन हुआ तो उसमें से 1 नवंबर 1966 को, जिससे हरियाणा राज्य और हिमाचल राज्य अलग बने। तो जो हिमाचल का उत्तरी छोर का जो जिला था वो किसको बनाया गया? लाहौल स्पीति को बनाया गया। इसके पश्चात स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर, यानी कि जो ग्लोब के हिसाब से इसकी हम भौगोलिक स्थिति की अवस्थिति की अगर हम बात करें, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है उसके अनुसार हम देखें, तो इसका जो स्पीति का जो अवस्थितीकरण है, जो अवस्थिति इसकी जो लोकेशन है वो क्या है? 31.42 और 32.59 उत्तरी अक्षांश के बीच में, और 77.26 और 78.42 पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। यहाँ चारों तरफ पहाड़ हैं। इसकी मुख्य घाटी स्पीति नदी की घाटी है। तो स्पीति का नाम स्पीति क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नदी जो बहती है, जिसके किनारे ये बसा हुआ है, उस नदी का नाम है स्पीति। और स्पीति नदी तिब्बत की तरफ से आती है और किन्नौर जिले के पास बहती हुई सतलुज में जा मिलती है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पीति नदी किस नदी में मिलती है? तो वो सतलुज नदी में मिलती है। लेखक पारा नदी, पिन की घाटी के बारे में भी मान भाई से सुना है। यह क्षेत्र अत्यंत बीहड़ और वीरान है। यहाँ लोग रहते कैसे हैं? स्पीति के बारे में बताने पर यह सवाल लोग लेखक से पूछते हैं। ये क्षेत्र 8-9 महीने शेष दुनिया से कटा रहता है। बताया था आपको कि सर्दी बढ़ती है और बर्फ पड़ने के कारण इसका जो संचार, जो संपर्क है, वो टूट जाता है। वे एक फसल उगाते हैं तथा लकड़ी व रोजगार भी नहीं है, फिर भी लोग वहां पर रह रहे हैं। सारे साल में केवल एक फसल होती है और इसके अलावा लकड़ी भी नहीं है और रोजगार भी नहीं है, और यहाँ तक कि कोई फल नहीं होता, फिर भी यहाँ पर लोग रह रहे हैं क्योंकि वे यहाँ रहते हैं। यह तर्क से परे की चीज़ है, क्योंकि इसके ऊपर बहस नहीं की जा सकती कि कोई अपने घर, जो क्योंकि उनके लिए तो उनका घर है, तो कोई अपने घर में क्यों रहता है, चाहे वहाँ पे कोई सुख सुविधाएं हैं या नहीं है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से अधिक ऊंचे, भव्य और नंगे हैं, यानी कि नंगे पहाड़ हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। वहाँ पे जो है, यहाँ हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है और व्यथा है। यानी कि यहाँ पर आर्तनाद होता है पीड़ाजन्य नाद, जिसके अंदर से पीड़ाओं की गूंज हो, उसे आर्तनाद कहा जाता है। ठिठुरन है, बर्फ है, ठंड है। स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है। जो स्पीति है वो मध्य हिमालय की घाटी है, या हिमालय का तलुआ है, यानी कि उसका बेस है। यहाँ हिम का आर्तनाद तलुआ है। लाहुल समुद्र की तरह से 10,535 फीट ऊंचा है, तो स्पीति 12,986 फीट। तो ध्यान रखिएगा, समुद्र से लाहुल की ऊंचाई 10,535 फीट है। पहले लाहुल है और उसके बाद स्पीति क्षेत्र शुरू होता है, जो 12,986 फीट ऊंचा है। स्पीति घाटी को घेरने वाली पर्वत श्रेणी की ऊंचाई 16,221 से 16,500 फीट है। तो दो चोटियां हैं 21,000 फीट से भी ऊंची। इन्हें बारालाचा श्रेणी भी कहा जाता है। ये हिमालय की श्रेणियों के नाम हैं, जो पर्वत श्रेणियां हैं उनका नाम है। दक्षिण की पर्वत श्रेणियों को माने श्रेणियां कहा जाता है। शायद बौद्धों के माने मंत्रों के नाम पर इनका नामकरण किया गया। बौद्धों का बीज मंत्र था ओम मणि पद्मय हुम। तो इसे संक्षेप में, इस श्रेणी को इस मंत्र के कारण, क्योंकि यहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहे हैं और वो इस मंत्र का जाप करते रहे हैं, तो इसलिए इस श्रेणी का, इस पर्वत श्रेणी का जो नाम है वो क्या पड़ गया? माने श्रेणी पड़ चुका है। इसके पश्चात जो स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है। देखिए, हिमालय की 3 श्रृंखलाएं हैं। एक है
निम्न हिमालय, एक है मध्य हिमालय और एक है ऊपरी हिमालय, जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। लेखक चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, यानी कि कोई अगर इससे होड़ लगाने की कोशिश करे कि हाँ मैं इसको पार कर जाऊंगा, तो सीधे साधे रूप में मृत्यु को निमंत्रण देना है। कभी कभी उनका मान मर्यादा करना मर्द और औरत की शान है। लेखक चाहता है कि देश दुनिया के मैदानों और पहाड़ों से युवक युवतियां आकर अपने अहंकार को गलाकर फिर चोटियों के अहंकार को चूर करें। लेखक की ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले जो देश और दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले युवक युवतियां हैं, जो लोग हैं, सबसे पहले अपने अहंकार को गलाएं, उसके बाद बात करें कि वो इन चोटियों का मान मर्दन करेंगे। माने की जो चोटियां हैं, यानी माने श्रेणी की जो चोटियां हैं, बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। युवक युवतियां आकर यहाँ किलोल करें तो यहाँ आनंद का प्रसार हो सकता है। कि यहाँ पे लेखक यानी कि अपील करना चाहता है कि जिस प्रकार अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे शिमला है, कुफरी है, या हम बात करें कश्मीर की बात करें, वहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगता है, वहाँ पे लोग जाते हैं मौसम के अनुसार, वहाँ पे अर्थव्यवस्था भी उससे सुधरती है, लोगों के पास काम धंधा होता है। तो लोगों को जो लाहौल स्पीति का क्षेत्र है, भले ही वो 2-3 महीने के लिए खुलता है, वहाँ पर भी पर्यटन को विकसित किया जाना चाहिए। और इसमें सरकारों को और इसके साथ साथ जो यहाँ के जो पर्यटक हैं, चाहे वो देश के या विदेश के, वो भी अगर वहाँ जाना शुरू करें तो इससे वहाँ की जो व्यवस्था है बहुत सुधर सकती है। तो यही इस पाठ का उद्देश्य है कि आप लोगों को इन जो पर्यटन क्षेत्रों तक आप तक ये सूचना पहुँचाई जाए और ये सूचना आगे फैले। स्पीति में 2 ही ऋतुएं रहती हैं। जून से सितंबर तक अल्पकालिक बसंत ऋतु है और शेष वर्ष शीत ऋतु है। बसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से तथा शीत में जनवरी में औसत तापमान -80 डिग्री सेल्सियस तक होता है। बसंत में दिन गर्म और रात ठंडी होती है। दिन में गर्मी रहती है बसंत ऋतु में, रातें ठंडी हो जाती हैं और शीत ऋतु में ठंड की कल्पना ही की जा सकती है। यहाँ वसंत का समय लाहुल से कम होता है। इस ऋतु में यहाँ फल, हरियाली आदि नहीं होते। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई फल नहीं है, फूल नहीं है, हरियाली नहीं है। दिसंबर से मई तक बर्फ जमी रहती है। नदी नाले जम जाते हैं। तेज हवाएं मुंह, हाथ और अन्य खुले अंगों पर शूल की तरह चुभती हैं। जो बर्फीली हवाएं हैं उसमें यहाँ पर सरवाइव करना, यहाँ पर रह पाना संभव नहीं है। उसके बाद यहाँ मानसून की पहुँच ही नहीं है, क्योंकि जो अधिकतर मानसून है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, यानी कि जो निम्न पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ही उसकी जो क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, वहीं तक बरसात हो जाती है। यहाँ बरखा बहार नहीं है, यहाँ पे बरसात होती नहीं है। अगर होती भी है तो कभी कभी होती है और बहुत कम होती है। कालिदास को अपने ऋतु संहार, ये कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, ऋतु संहार ग्रंथ में से वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा अगर इस क्षेत्र का वर्णन करना है। उसका वर्षा वर्णन लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। लोगों ने जिस प्रकार का वर्णन वर्षा ऋतु का ऋतु संहार के ग्रंथ के अंदर प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कालिदास ने किया है, अगर उस वर्षा ऋतु के वर्णन को यहाँ के लोग सुने तो वो उनकी समझ से परे की बात है, क्योंकि उन्होंने इतनी वर्षा तो कभी देखी ही नहीं है। वे नहीं जानते कि बरसात में नदियाँ बहती हैं, बादल बरसते हैं या मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं। उन्होंने ऐसा कभी देखा ही नहीं है। जंगलों में हरियाली छा जाती है और वियोगिनी स्त्रियाँ तड़पती हैं। यहाँ के लोगों ने कभी पर्याप्त वर्षा नहीं देखी। धरती सूखी, ठंडी व वंध्या रहती है। वंध्या का अर्थ होता है जिसको हम कह सकते हैं बांझ रहती है, यानी कि यहाँ पे जो उर्वरा शक्ति है भूमि की वो बहुत कम है। स्पीति में एक ही फसल होती है, जिनमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें से कोई भी एक फसल बोई जा सकती है, क्योंकि समय बहुत कम रहता है, 2 या 3 महीने का समय रहता है, तो उसमें इससे ज़्यादा फसलें नहीं ली जा सकती। इनमें से भी जो मुख्य है सिंचाई के साधन पहाड़ों से बहने वाले झरने हैं। स्पीति नदी का पानी काम में नहीं आता। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए। अगर वहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था का प्रबंध हो जाए, सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, तो शायद वहाँ पर खेती की जा सकती है। यहाँ फल, पेड़ आदि नहीं होते। भूगोल के कारण स्पीति नंगी व वीरान है। वर्षा यहाँ एक घटना की तरह है। लेखक एक घटना का वर्णन करता है कि वह काजा के डाक बंगले में सो रहा था। आधी रात के समय उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। उसने खिड़की खोली तो हवा का तेज झोंका मुंह व हाथ को छीलने सा लगा। उसने पल्ला बंद किया तथा आड़ में देखा कि बारिश हो रही है।
बर्फ की बारिश हो रही थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे थे, वहां बहुत दिनों बाद बारिश हुई थी। तो यानी कि लेखक यहाँ पर स्पष्ट करता है कि जो इस प्रकार का जो स्थिति है वहाँ पे बरसात की घटना को लेकर जो वहाँ पे स्थितियाँ बनती है, तो बरसात ना के बराबर होती है और बहुत ही कम होती है। तो इस कारण वहाँ पर जो बरसात के जो आना है वो शुभ माना जाता है। और इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं वो इस बात को सोचते हैं कि अगर किसी के आगमन पर वर्षा हो जाए तो वो शुभ यात्रा का संकेत भी कही जाती है। तो इसके पश्चात आगे देखिए, जो स्पीति है इसके जो प्रमुख प्रश्न है स्पीति में बारिश, जो लेखक यहाँ पे इसका वर्णन कर रहा है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, ऐसा क्यों है? तो इतिहास में स्पीति का वर्णन ना मिलना, पहाड़ियों में एक ऐसा दुर्गम स्थल है जहाँ पहुँचना सामान्य लोगों के वश में नहीं है। तो ना तो किसी राजा का ना ही किसी आक्रांता का यहाँ पर कभी आवागमन हुआ, ना ही संचार माध्यमों का ना ही आवागमन के साधनों का यहाँ पे प्रबंध है, उसका जो पर्याप्त अभाव है, जिसके कारण इतिहास के अंदर जो है स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। यहाँ दूसरे देशों की जानकारी नहीं होती। स्पीति का भूगोल अलंघ्य है। अलंघ्य का अर्थ होता है जिसको लांघना असंभव हो। साल में 8-9 वर्ष महीने जो साल के 8-9 महीने हैं वो बर्फ रहती है। सारा संसार इनसे कटा रहता है। दुर्गम स्थान के कारण किसी राजा ने यहाँ हमला नहीं किया। हाँ, इसका जिक्र सिर्फ राज्यों के साथ जुड़ने रहने पर आता है। मानवीय गतिविधियों के अभाव के कारण यहाँ इतिहास नहीं बना। यह क्षेत्र प्राय स्वायत्त ही रहा है। लोकल राजा यहाँ का रहा है जिसने यहाँ की व्यवस्था को चलाया है। दूसरा प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो स्पीति का जो जीवन है बताया गया है जैसे कि भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बहुत कठोर है। यहाँ लंबी शीत ऋतु होती है। 8-9 महीने यह क्षेत्र शेष विश्व से कटा रहता है। यहाँ जलाने की लकड़ी भी नहीं होती। लोग ठंड से ठिठुरते हैं। ना हरियाली है, ना ही पेड़, ना ही पर्याप्त वर्षा। यहाँ साल में एक ही फसल उगा सकते हैं, चाहे जौ है, गेहूं है, मटर है या सरसों। इसके अलावा दूसरी फसल नहीं उगाई जा सकती क्योंकि जो वसंत ऋतु है वो 2 से 3 महीने ही है। बाकी 8 से 9 महीने यहाँ पर बर्फ जमी रहती है। इसी कारण फल व सब्जियां पैदा नहीं होती। यहाँ रोजगार के साधन भी नहीं है। यहाँ की जमीन खेती योग्य तो है किंतु सिंचाई के साधन विकसित नहीं है। सिंचाई के साधनों का अभाव है। अतः यहाँ के लोग अत्यंत जटिल परिस्थितियों में रहते हैं। तो ये वहाँ के लोगों के जीवन यापन की, वहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है जो कि पूरी तरह से भौगोलिक व्यवस्था से प्रभावित है, उसका चित्रण लेखक ने किया है और इस प्रश्न के अंदर हमने उसकी चर्चा की है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? माने श्रेणी के विषय में लेखक स्वयं प्रश्न करता है कि इसका क्या अर्थ है और फिर स्वयं ही अनुमानित करता है कि कहीं यह बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद में हूँ इनका बीज मंत्र है। लेखक इसे बौद्धों का बीज मंत्र और संक्षेप में माने कहकर पाठक के समक्ष यह तथ्य रखता है कि इस श्रेणी में माने मंत्र का बहुत अधिक जाप हुआ है और उसे ध्यान में रखते हुए इस श्रेणी को जो नाम दिया है वो माने श्रेणी दिया गया है, तो जो लगभग उचित ही लगता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से, बूढ़े लामाओं ने किसका जाप किया है? माने मंत्र का जाप किया है, उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? तो युवा वर्ग से लेखक ये आग्रह करता है कि जो युवा लोग होते हैं उनको घूमने फिरने का शौक होता है, यानी कि पर्यटकों में अधिकतर युवा ही होते हैं। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो घाटियाँ, यहाँ पे आज तक बूढ़े लामा ही आते रहे हैं, वही जाप करते रहे हैं। तो यहाँ पे वातावरण क्या हो गया है? बोझिल और नीरस हो गया है। यहाँ पे युवा देखने को बहुत कम मिले हैं। लेखक पहाड़ों और मैदानों से योग ज्योतियों को बुलाना चाहता है ताकि वे यहाँ कर क्रीड़ा कौतुक करें, प्रेम के खेल खेलें, जिससे यहाँ के वातावरण में ताजगी और उत्साह का संचार हो। चोटियों पर चढ़ने से जीवन अंगड़ाई लेने लगेगी और युवाओं के अट्टास से चोटियों पर जमा आर्तनाद, जो उदासी भरा रुदन है, वो पिघलेगा। तो शायद यहाँ पर भी उसी प्रकार का वातावरण सृजित हो सके जैसा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर होता है, जैसे शिमला के अंदर होता है, जैसे कुफरी के अंदर होता है, जैसे श्रीनगर के अंदर होता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो स्पीति में वर्षा नहीं होती। वहाँ के जो लोग हैं
वर्षा की आनंददायक स्थितियों से अनभिज्ञ हैं। यहाँ वर्षा ऋतु मन की साध पूरी नहीं करती जैसे मैदानी क्षेत्रों में करती है या जैसे अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में करती है। यहाँ की धरती सूखी है, ठंडी है और वंध्या रहती है। वंध्या का मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि जो ऊसर रहती है। तो यहाँ पे स्पीति में साल में केवल एक फसल होती है। सिंचाई का साधन है पहाड़ों से आ रहे झरने या नाले। उपजाऊ और खेती के योग्य धरती का तो यहाँ अभाव नहीं है, परंतु वर्षा नहीं होती। यहाँ जमीन तो उपजाऊ हो सकती है, लेकिन वो केवल इसीलिए खाली पड़ी है, वीरान पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं है और वर्षा होती नहीं है। वर्षा यहाँ के लोगों के लिए एक घटना है, इसलिए लेखक ने इसे एक सुखद संयोग माना। स्पीति की यात्रा के दौरान वहाँ की वर्षा देखने का सौभाग्य भी इसको मिला, लेखक को मिला। स्थानीय लोगों ने इस कारण लेखक की यात्रा को क्या कहा? शुभ कहा है। इसके पश्चात अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? तो स्पीति के पहाड़ों की ऊंचाई है 13,000 से 21,000 फीट तक। ये अत्यंत दुर्गम है। बाकी जितने भी भारत के अंदर पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पर संचार के साधन, परिवहन के साधन विकसित किए जा चुके हैं कि वहाँ तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन अभी तक यहाँ जो परिवहन के साधनों को विकसित नहीं किया जा चुका है। यहाँ के दर्रे जो हैं बहुत ऊंचे और दुर्गम हैं। जो दर्रे हैं जिसको पास कहा जाता है, रास्ता जो पहाड़ों को काट कर बनाया जाता है, वो बहुत ऊंचे हैं और दुर्गम हैं। दुर्गम का होता है जहाँ पहुँचना कठिन हो। यहाँ साल में 8-9 महीने बर्फ जमी रहती है, रास्ते बंद रहते हैं। यहाँ वर्षा नहीं होती, पेड़ और हरियाली का नामो निशान नहीं। इसके विपरीत जो दूसरे पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो बर्फ़ है वो 2-3 महीने तक बर्फ जमी रहती है और बाकी साल फिर भी उसके खुले रहने की संभावना रहती है और बरसात होने के कारण वहाँ पे हरियाली देखने को मिलती है। लेकिन स्पीति लाहौल में ऐसा नहीं है और यहाँ पर जो फल हैं वो बिल्कुल नहीं होते और फसल भी क्या है, सारे साल में एक फसल होती है। यहाँ सिर्फ 2 ऋतुएं होती हैं, वसंत और शीत ऋतु। यहाँ परिवहन संचार का कोई साधन नहीं, केवल वायरलेस के माध्यम से शेष देश से संपर्क किया जा सकता है। यहाँ आबादी बेहद कम है। यहाँ प्रति जो किलोमीटर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। यहाँ पर्यटक नहीं आते, अतः यहाँ का वातावरण उदासी लिए हुए है और लेखक इसीलिए इस यात्रा वृत्तांत को जो है ये आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, ताकि आप भारत की विविधताओं में एक ऐसे क्षेत्र के बारे में भी जान पाएं जहां पर अभी तक जो जीवन है मैदानी इलाकों की तरह या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों की तरह सामान्य नहीं है। तो आशा है आपको जो लाहौल स्पीति की जो भौगोलिक रचना है, वहाँ का जो रहन सहन है, वहाँ के जो जनसंख्या संबंधी जो स्थितियाँ हैं उसके बारे में आप परिचित हो पाए होंगे और वहाँ का किस प्रकार वहाँ पे फसल है, किस प्रकार के वहाँ की जो लोगों के रोजगार संबंधी जो जानकारी है वो भी आप तक पहुँची है। तो हमने प्रयास किया है आपके सामने इस यात्रा वृत्तांत को संक्षिप्त रूप में रखने का और इसके साथ साथ हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनकी भी आपके साथ चर्चा की है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या 5 है कि वहाँ पे बरसात होना एक सुखद घटना के समान क्यों है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो सामान्यतः परीक्षाओं में पूछा जाता रहा है। अब हम बात करेंगे इस पाठ के जो महत्वपूर्ण MCQ हैं। मैं सबसे पहले आपके सामने वो 10 MCQ प्रश्न हैं वो क्रमानुसार रखूंगा। आप उनके उत्तर जो हैं चैट बॉक्स में लिखकर डालते रहिए ताकि हमें पता चल सके कि आपने इस पाठ को किस स्तर तक समझा है। और उसके बाद आपको उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। आप अपने उत्तर स्वयं जान सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही थे। और अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि इस पाठ को अभी पुनः दोबारा से एक बार फिर से समझने की ज़रूरत है, तो आपके पास YouTube चैनल के ऊपर ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा। आप इसको आराम से देख सकते हैं, पुनः समझ सकते हैं। और अगर आपकी कोई जिज्ञासा है या कोई अन्य आपकी शंका है तो उसके लिए आप अपने विषयाध्यापक से बात भी कर सकते हैं, वो आपके लिए उपस्थित हैं, उपलब्ध हैं। तो चलिए शुरू करते हैं MCQ प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, स्पीति किस राज्य की तहसील है? अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों में लाहौल स्पीति का संबंध कैसे होता है? तीसरा प्रश्न, वसंत ऋतु में भी कितने मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है? किसके आक्रमण के डर से लोग लाहौल स्पीति छोड़कर भाग गए? स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति से भी कम है? ये सारी बातें हमने इस चर्चा के दौरान कर ली हैं, तो आप इसको एक बार रिमाइंड कीजिएगा, इसको पुनः याद कीजिएगा। लाहौल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला? ये तथ्य भी हमने आपके सामने रखा था, कश्मीर के राजा के माध्यम से, तो उसका नाम आपने बताना है। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता था? जब
ये लाहौल स्पीति जो है लद्दाख मंडल का हिस्सा था, तो उस समय यहाँ का शासन कौन चलाता था। और सन 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का हिस्सा बनाया गया। लाहौल स्पीति हिमाचल राज्य का हिस्सा कब बना, और लाहौल स्पीति के चारों ओर पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है, और लाहौल स्पीति की जो स्पीति नदी है वो किस नदी में मिल जाती है। इन प्रश्नों के आप उत्तर सोचिए और फटाफट उसके जो उत्तर हैं वो आप चैट बॉक्स में लिखिए। फिर हम आपको इसके जो उत्तर हैं वो भी आपको बताएंगे, फिर आप उसको जांचिएगा कि आपके कितने उत्तर ठीक हैं और कहाँ पे त्रुटि रही है। उन प्रश्नों को एक बार पुनः से देख लीजिएगा, तो आप इस प्रश्नों के माध्यम से इस पाठ के बारे में बड़े अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर। स्पीति किस राज्य की तहसील है? हिमाचल प्रदेश की। उसके पश्चात अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहौल स्पीति का संबंध कैसे है? तो वायरलेस सेट के माध्यम से। वसंत ऋतु में भी कितने मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है? तो 170 मील तक। किसके आक्रमण के डर से लोग लाहौल स्पीति छोड़कर भागे? जोरावर सिंह के। और स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर कितनी है? 4 व्यक्तियों से भी कम है। अंग्रेज़ों के जरिए किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब सिंह के जरिए। और लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता था? नोनो, जो वहाँ का लोकल राजा था। और उसके पश्चात 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का हिस्सा बनाया गया? पंजाब। और लाहौल स्पीति को हिमाचल राज्य का हिस्सा कब बनाया गया? 1966। स्पीति के चारों ओर के पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है? 18,000 फीट। और स्पीति किस नदी में मिल जाती है? सतलुज नदी में। तो इसके पश्चात अगले जो 7-8 और प्रश्न हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से, उनको भी आप देखिए और उनके उत्तर देने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू का अगला पार्ट। यह क्षेत्र कितने महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, कई बार हमने इसकी चर्चा की है। लाहौल में कितनी ऋतुएं होती हैं? ये भी बहुत आसान प्रश्न है, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। स्पीति में वर्षा कब होती है? स्पीति में फल या कितनी फसलें होती हैं? फल कितने होते हैं और फसलें कितनी होती हैं, दोनों के बारे में आपने बताना है। कालिदास जिन्होंने ऋतु संहार लिखा था कि वर्षा की शोभा कहाँ पर है, किस क्षेत्र का कालिदास वर्णन करते हैं ऋतु संहार के अंदर? जो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया वो किस क्षेत्र की बात है? मध्य हिमालय किसकी पहुंच से परे है? ओ मणिपद में हूं किसका मंत्र है? संसार और डैश अतर्क्य है कि इसके ऊपर बहस नहीं की जा सकती। लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना क्या है? ये आपने बताना है। और लाहौल स्पीति में सुखद संयोग क्या माना जाता है? ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, जिसकी चर्चा हमने अभी की थी। तो बताइए इन सभी प्रश्नों के उत्तर फटाफट आप टाइप करके इनके उत्तर देने की कोशिश करें। तो अब बढ़ते हैं इनके उत्तरों की ओर। यह क्षेत्र कितने महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है? तो 8-9 महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है। कितनी ऋतुएं हैं? 2। स्पीति में वर्षा कब होती है? तो बहुत कम होती है, यानी कि, और कभी कभी होती है। स्पीति में फल कोई नहीं होता, हाँ फसल केवल एक होती है, गेहूँ जो जौ है, मटर है, इसके अलावा यानी कि एक साथ 2 फसलें यहाँ पर नहीं होती। कालिदास ऋतु संहार की वर्षा की शोभा कहाँ है? किसकी शोभा का वर्णन किया ऋतु संहार में? विंध्याचल पर्वत की जो वर्षा ऋतु है उसका वर्णन किया है। और मध्य हिमालय किसकी पहुंच से परे है? मानसून, क्योंकि यहाँ पे मानसून हवाएं नहीं पहुंचती इसलिए बरसात नहीं होती। और ओम मणिपद में हूँ किसका मंत्र है? ये बौद्धों का मंत्र है। संसार और निर्वाण किसका है? वो अतर्क है, इसके ऊपर कोई बहस नहीं की जा सकती। और लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना क्या है? मृत्यु है। और लाहौल स्पीति में सुखद संयोग क्या माना जाता है? वर्षा का होना लाहौल स्पीति में सुखद संयोग माना जाता है। तो आशा है कि आपको इस पाठ के बारे में व्यापक जानकारी मिल गई होगी, जिसके आधार पर आप इन प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो एक बार चलते चलते हम आपको एक बार फिर कहना चाहेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली कक्षाओं की जानकारी मिल सके। तो इसकी मिलते हैं कल अगली कक्षा में सही 8:45 पे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।